हाय दोस्तों, काफ़ी समय बाद फिर से निकल पड़ा हूँ एक लंबी दूरी के सफ़र पर। ये कुछ मूर्ति है। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा जो व्लॉग है वो स्टार्ट होता है वेल्लास बीच पे। सो वेल्लास बीच पे होता है सी टर्टल फेस्टिवल। सो सी टर्टल फेस्टिवल में आपको जो टर्टल्स के जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो जर्नी स्टार्ट होती है अंडों से लेके समुंदर तक, तो वो आपको देखने मिलेंगी। तो यहाँ पे आने का जो सोर्स है वो आपको एक्चुअली प्राइवेट व्हीकल करके ही आना पड़ेगा या फिर किसी ट्रैकिंग ग्रुप के साथ ही आना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पे कोई लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं है। ये बहुत ही लाइक जो मेन जो सिटीज़ है उससे थोड़ा अंदर है, तो आपको आपकी प्राइवेट व्हीकल लेके ही आना पड़ेगा। और हमारा जो दूसरा स्पॉट हम कवर करेंगे वो है बैंडकोट फोर्ट, जो कि एक हिस्टोरिकल फोर्ट है समुंदर के पास वाला। तो उसकी जो डिटेल है और जो हिस्ट्री है वो वहाँ पे जाके जानेंगे। और थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है हरिहरेश्वर बीच और हरिहरेश्वर टेम्पल। सो हरिहरेश्वर टेम्पल जिसको हम दक्षिण काशी भी बोलते हैं, तो वो हम इस ब्लॉग में कवर करेंगे। और ये ब्लॉग में हम डिटेल में जानेंगे कि जो सी टर्टल्स रहते हैं उनका जो टोटल जर्नी रहता है, राइट फ्रॉम हैचिंग फ्रॉम द एग टू टोटल जो उनका जो लाइफ जो पूरा उनका जीवन रहता है समुंदर में, कैसे बिताते हैं, क्या करते हैं। और बेसिकली कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे हम सी टर्टल्स के बारे में। सो बेसिकली और एक चीज़ हम जानेंगे कि सी टर्टल्स और जो नॉर्मल फ्रेश वाटर टर्टल्स है उनमें डिफरेंस क्या होता है। सो दोस्तों, ब्लॉग में जुड़े रहिएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने मेरा प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखा है शिरगाँव बीच वाला, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि शिरगाँव बीच वाला ब्लॉग देखिए, बिकॉज़ वो भी सिमिलर टाइप ऑफ ब्लॉग है। जैसे कि वो भी मैंने बीच पे जाके शूट किया था, और वहाँ पे भी एक फ़ोर्ट है जो कि बहुत ही बीच के पास है, जो कि शिरगाँव फ़ोर्ट है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि वो ब्लॉग आप पहले देखिए और फिर आप ये ब्लॉग पे कंटिन्यू कीजिए। सो दोस्तों, अभी हम आगे कुछ क्लिप्स देखेंगे सी टर्टल्स के, और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो मैं आपको शेयर करूँगा। और आगे हम ब्लॉग में कंटिन्यू करते हैं। क्या आपने कभी समुद्र के किनारे एक जादुई नज़ारा देखा है? महाराष्ट्र के कोकण तट पर बसा है एक छोटा सा गांव वेल्लास। हर साल हजारों लोग यहाँ सिर्फ एक पल के इंतज़ार में आते हैं, वह पल जब हजारों मील का सफ़र तय करके आने वाले नन्हे मेहमान अपनी पहली सांस लेते हैं। आज हम बात करेंगे वेल्लास टर्टल फेस्टिवल की, और जानेंगे उन ऑलिव रिडली कछुओं के बारे में जो समुद्र का सबसे रहस्यमयी यात्री है। वेल्लास में जो हम देखते हैं वो केवल एक नज़ारा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी संरक्षण मुहिम है। यहाँ सह्याद्री निसर्ग मित्र और स्थानीय ग्रामस्थ मिलकर कछुओं की अंडों की रक्षा करते हैं। जब माँ कछुआ समुद्र तट पर आकर रेत में अंडे देती है, तो शिकारी जानवरों और इंसानों से बचने के लिए उन अंडों को सुरक्षित हैचरी में शिफ्ट कर दिया जाता है। इन अंडे को पकने के लिए लगभग 50 से 60 दिन का समय लगता है, और जब ये नन्हे कछुए रेत से बाहर आते हैं तो वो अपने इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करके सीधे समुद्र की तरफ दौड़ते हैं। यह पूरी प्रक्रिया प्रकृति का एक अद्भुत चक्र है जिसे वेल्लास के लोग बेहद जिम्मेदारी से निभाते हैं। अब जानते हैं इन ऑलिव रिडली कछुओं के बारे में, जो इस फेस्टिवल के मुख्य सितारे हैं। नाम का राज, इन्हें इनका नाम दिल के आकार वाले शेल की वजह से मिलता है, जो बड़ा होने पर ऑलिव ग्रीन रंग का हो जाता है। अनोखा माइग्रेशन, ये हज़ारों मील तैर कर अपने उसी जन्मस्थान पर लौटते हैं जहाँ वे पैदा हुए थे। ये आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य है कि वे बिना जीपीएस ये रास्ता कैसे खोजते हैं। अरीबाड़ा, ये दुनिया के उस चुनिंदा कछुओं में से है जो अरीबाड़ा यानी मास नेस्टिंग करते हैं।
यानी हज़ारों की संख्या में मादा कछुए एक साथ समुद्र तट पर आती है और अंडे देती है। ये कछुए ओमनिवरस होते हैं, यानी कि ये खेकड़े, मछलियाँ और जेलीफिश भी खाते हैं। दुनिया भर में समुद्र कछुओं की कुल 7 प्रजातियाँ पाई जाती है। ऑलिव रिडली के अलावा कुछ और प्रमुख नाम हैं। पहला, लेदरबैक, ये दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री कछुआ है। दूसरा, ग्रीन सी टर्टल, जो मुख्य रूप से समुद्र घास खाता है। तीसरा, लॉगरहेड, जो अपनी मजबूत जबड़ों के लिए जाने जाते हैं। और चौथा, हॉक्सबिल, जो अपनी खूबसूरत शेल के लिए प्रसिद्ध है। अब आइए जानते हैं कि समुद्री कछुओं और मीठे पानी के कछुओं में क्या अंतर होता है। अक्सर लोग समुद्री कछुओं यानी सी टर्टल्स और तालाबों नदियों में पाए जाने वाले कछुओं यानी फ्रेश वाटर टर्टल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। इनमें मुख्य अंतर क्या है? पहला अंतर, अंग। समुद्री कछुओं के हाथ फ्लिपर्स की तरह होते हैं, जो तैरने में उनकी मदद करते हैं। वहीं मीठे पानियों के कछुओं में पैरों में क्लॉज होते हैं ताकि वो ज़मीन पर चल सके। दूसरा अंतर, उनका शेल। समुद्री कछुए अपने सिर या अंगों को अपने शेल के अंदर नहीं खींच सकते, जबकि मीठे पानी के कछुए अक्सर खतरे को भांपते ही खुद को शेल में छिपा लेते हैं। तीसरा अंतर, उनका आवास। समुद्री कछुए अपनी पूरी ज़िंदगी समुद्र में ही बिताते हैं और सिर्फ अंडे देने के लिए वो लोग तट पे आते हैं। सो आई होप दोस्तों, आपको वेला सी टर्टल और कछुओं के बारे में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो। अब बढ़ते हैं आगे ब्लॉग में। सो दोस्तों, सी टर्टल्स देखने के बाद अब हम जा रहे हैं बैंकॉक फोर्ट, जिसको हिम्मतगढ़ फोर्ट से भी जाना जाता है। और वो फोर्ट लगभग यहाँ से 5 या 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सो अभी हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके थोड़ा रिफ़्रेश होंगे और थोड़ा एनर्जी डाल के आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। कोकण के शांत समुद्री किनारे बसा एक किला, जो दिखने में साधारण है लेकिन अपने अंदर छुपाए बैठा है कई अनसुनी कहानियाँ। स्वागत है आपका बैंकॉक फोर्ट यानी हिम्मतगढ़ में। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हो हिम्मतगढ़ फोर्ट का जो मेन एंट्रेंस है, वहाँ पे हम खड़े हैं। और अभी हम फोर्ट के अंदर जाएंगे और पूरा फोर्ट एक्सप्लोर करेंगे और इसकी जो हिस्ट्री है वो आपको डिटेल में बताएंगे। ये देख सकते हैं आप, सोल्जर्स को रेस्ट करने के लिए देवड़ी है। और ये जो दरवाज़ा है वो अभी नया वाला दरवाज़ा लग रहा है। अभी हम फोर्ट के जो सेंटर एरिया है वहाँ पे खड़े हैं। पीछे आप मेरे देख सकते हैं महादरवाज़ा, और यहाँ पे पूरा जो फोर्टिफिकेशन है वो है। और ये देख सकते हैं, ये कुछ यहाँ पे कुछ वास्तुएं होंगी वो टाइम पे, जो अभी टूटी हुई अवस्था में है। ये देखो, वहाँ पर भी एक बेस है। ये यहाँ पे भी पूरा ओपन स्पेस है। ये देखो यहाँ पे भी, ये किसी एक दो तीन कमरे वाला कुछ घर रह सकता है, या फिर कुछ कार्यालय भी हो सकता है।
ये देखो सिमिलर जगह यहाँ पर भी है। ये एक बड़ा सा रूम लग रहा है और ये यहाँ पे एक छोटा रूम है। सो दोस्तों आइए जानते हैं इस फोर्ट की थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री। इस फोर्ट का जो पहला कंस्ट्रक्शन था वो आदिल शाही के ज़माने में हुआ था और उसके बाद जो हमारे मराठा सेना के जो नेवल चीफ कमांडर थे कान्होजी आंग्रे, वो लोग ने ये फोर्ट कैप्चर किया था। बिकॉज़ आप देख सकते हैं ये फोर्ट बहुत ही समुद्र के नज़दीक है। तो यहाँ पे जो भी समुद्र से कोई भी आ रहा है, पोर्टुगीज़ आ रहे हैं, डच आ रहे हैं या फिर कोई भी जहाज़ आ रहा है, तो उनके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही आसान था। और ये फोर्ट जो है एक हाइट पे है, एक माउंटेन के ऊपर है, तो इसके लिए ऊपर से निगरानी रखना बहुत ही आसान होता था। और इसके बाद जो है जो ब्रिटिश ने जब टेक ओवर किया इंडिया को, तो ये फ़ोर्ट का नाम बदल के विक्टोरिया फ़ोर्ट रख दिया। ये उसकी थी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री। अभी हम साइड से पूरी जो फोर्टिफिकेशन है उसको एक्सप्लोर करेंगे और कुछ ड्रोन शॉट्स आपको दिखाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे ब्लॉग में। ये देखिए बहुत ही छोटी छोटी स्टेप्स है और स्टेप्स की हाइट्स भी देख सकते हैं आप। एक डेढ़ फुट के आसपास की वो स्टेप्स थी। और ये देखो, ये है बुरुज जिससे आप आसपास के एरिया पे निगरानी रख सकते थे। तो यहाँ पे एक बड़ा सा विंडो है और ये यहाँ पे हमेशा की तरह शूटिंग के लिए एरो यहाँ से शूट कर सकते हैं या फिर गन भी शूट कर सकते हैं बाकी के समय में, यानी कि बाद वाले समय में। सामने मुझे एक तोप दिखाई दे, तो जाके देखते हैं उधर। ये देखो ऊपर से पूरा समुंदर का अच्छा सा नज़ारा दिख रहा है। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये पूरा समंदर है और ये है सावित्री नदी। ये जो ब्रिज जैसा आपको दिख रहा है तो वो है सावित्री नदी। और ये नदी जो है वो पूरी महाड तक, जो कि रायगढ़ के पास वाला एक शहर है, तो वहाँ तक जाती थी। तो यहाँ से जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था वो यहीं से होता था। और जो भी टोल करना है या टैक्स लेना है जहाज़ों से, तो वो इस फोर्ट के द्वारा लिया जाता था। छत्रपति संभाजी महाराज जय। अगर देखोगे ना तो ये छोटा सा ही फोर्ट है। और देखो ये है तोप, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। अगर देखोगे आजू बाजू कहीं पे भी तोफे नहीं है पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि खतरा पीछे नहीं है। अगर रोकना है तो वो यहाँ पे कुछ अंग्रेजी में लिखा है। आप देखोगे
सो पॉइंट कर रहा है वो सीधे सामने अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे है 1797 डिफरेंट डिफरेंट एंगल WCP। उसके अकॉर्डिंग। सो दोस्तों, मैंने जो ये इनिशियल्स है WC एंड P, उसके बारे में ऑनलाइन रिसर्च किया और मुझे पता चला कि ये जो इनिशियल्स है उसका फुल फॉर्म है वॉल्कर कंपनी, जो कि एक इंग्लैंड में स्थित कैनन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुआ करती थी वो टाइम पे, जो कि बहुत ही मशहूर थी कैनन्स बनाने के लिए। और जो इसके ऊपर P मार्क है उसका मतलब प्रूफ मार्क होता है, जो कि बेसिकली एक तोप प्रॉपर यूज़ के लिए सुरक्षित है या नहीं, वो टेस्टिंग करने के बाद ही वो मार्क उस तोप पे बनाया जाता है। और 1797 जो ईयर है वो उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर है। एक रहस्यमयी बात, स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ कई सुरंगें थी जो सीधे समुद्र तक जाती थी ताकि आपातकाल में भागा जा सके। हालांकि आज ये पूरी तरह दिखाई नहीं देती। क्या आपने नोटिस किया? किले की बनावट बहुत सिंपल है, न ज़्यादा सजावट, ना भारी भरकम महल, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य था निगरानी, ना कि शाही रहन-सहन। तो अगली बार जब आप कोकण आए तो इस अनदेखे इतिहास को ज़रूर एक्सप्लोर करें। सो दोस्तों, अभी हम आए हैं फेरी पकड़ने और ये देखो वो लोकेशन जहाँ से हम फेरी पकड़ेंगे हरिहरेश्वर के लिए। और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा गाड़ियों का लाइन भी लगा है। तो गाइज़, फाइनली हम लोग आ गए हैं हमारे लास्ट स्पॉट पे, जो कि है हरिहरेश्वर का जो टेंपल है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र के कोकण में एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हो जहां प्रकृति, इतिहास और आस्था तीनों का संगम हो, तो आपका स्वागत है हरिहरेश्वर टेंपल में। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में हुआ था, लेकिन इसे खास पहचान मिली मराठा साम्राज्य के समय, जब चिमाजी अप्पा और पेशवा ने यहाँ पूजा अर्चना की। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ आकर आशीर्वाद लिया और विजय प्राप्त की। लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल, आखिर इसे दक्षिण काशी क्यों कहा जाता है? दरअसल, जैसे उत्तर भारत में काशी विश्वनाथ टेम्पल को मोक्ष और पवित्रता का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, वैसे ही दक्षिण भारत में हरिहरेश्वर को वही स्थान प्राप्त है। यहाँ की परिक्रमा यानी मंदिर के चारों ओर समुद्र किनारे का कठिन यात्रा को बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसे माना जाता है कि इस परिक्रमा को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। और देखो गाइज, ये कुछ मूर्ति है। सो किस किस लोगों ने ये मूर्ति देखी है हरिहरेश्वर के ट्रिप पे, हरिहरेश्वर मंदिर की परिक्रमा करते हुए, तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख दीजिएगा। और हमेशा की तरह ये देखो, प्लास्टिक का कचरा हर जगह पे, तो लोग तो कभी सुधरने वाले नहीं हैं। तो देखो, अगर आप नेक्स्ट टाइम कोई भी प्लेस पे जाओ तो ये कचरा मत करना। और ये देखो दोस्तों, कैसा रॉक फॉर्मेशन है। बेसिकली जो पानी के वजह से रॉक इरोजन होता है, तो उसके वजह से ये स्ट्रक्चर है। तो हाई टाइड के दौरान यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है, लाइक ऊपर तक पानी रहता है यहाँ पे। वो देखो वहाँ पे हनी कॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर्स बने हैं। और ये देखो पूरा ऊपर के वैली का व्यू। जब हाई टाइड होता है तो बहुत ही डेंजरस होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी हाई टाइड हो तो ये एरिया में मत भी आइए।
ये नीचे के स्टोन्स है वो बहुत स्लिपरी है, तो ज़रा ध्यान से। तो अगर आप शांति, आस्था और नेचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं तो हरिहरेश्वर ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ आकर सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि आत्मा को सुकून मिलता है। जय हरिहरेश्वर। सो गाइस, लाइक बहुत ही भयंकर गर्मी है यहाँ पे, और मेरे एंड से जितने भी अच्छे अच्छे शॉट्स और जो भी इंफॉर्मेशन थी ये ब्लॉग के बारे में, वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए और जुड़े रहेगा ये चैनल पे। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, और अगर कुछ भी अच्छा नहीं भी लगे तो फिर भी कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग में। टिल देन, गुड बाय, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर।